अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहमत अंसारी यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर रोज़ नए और ताज़ा खबरें अपडेट की जाती है। ख़ास तौर से इस चैनल पर इंटरनेशनल खबरें अपलोड की जाती है। अगर आप इंटरनेशनल खबरें देखना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लें, जिससे आपको बावक्त खबरों की इत्तला मिल सके। तो आज की कुछ खास खबरें हैं जिसे हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप आखिर तक वीडियो में बने रहेंगे और सभी खबरों से बाखबर होंगे और अपनी जानकारी में इजाफ़ा करेंगे। तो इस वक्त खबरें मिडिल ईस्ट, फ़िलिस्तीन, इज़राइल, ईरान और यूक्रेन, रूस के तरफ से ही ज़्यादातर आ रही हैं और इन सभी देशों में ही इस वक्त माहौल काफ़ी ख़राब है। वहीं वेनेजुएला से भी कुछ नई खबरें आई हैं जिसे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा रूस के तरफ से भी कुछ खबरें आई हैं जिसमें रूस के टैंकर्स को अमेरिका ने जब्त कर लिया है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में यूएई और अरब के हवाले से जो जंग चल रहा है, जिस तरह से यमन में इस वक्त सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात आमने सामने आ गए हैं और दोनों ही अपने यमन में इत्तेहादी ग्रुप के साथ एक दूसरे पर हमलावर हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त यमन में पूरी तरह से सऊदी अरब के ग्रुप्स जो हैं वह यूएई के ग्रुप एसटीसी पर काफ़ी भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो यूएई के ग्रुप है उन पर लगातार हमले कर रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सऊदी अरब की फ़ोर्स को पाकिस्तान की कुछ हिमायतें हासिल है और पाकिस्तान के साथ उसके मिलिट्री एग्रीमेंट्स हैं, तो उससे सऊदी अरब की फ़ोर्स काफ़ी इस वक्त मजबूत दिखाई दे रही है और इसी मजबूती का फ़ायदा उठाते हुए सऊदी अरब लगातार यमन में यूएई समर्थित एसटीसी पर लगातार हमले कर रहा है। यमन में यूएई समर्थित एसटीसी के लगभग पैर उखड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इस वक्त सऊदी अरब यूएई समर्थित एसटीसी पर इतने भयानक हमले करेगा। और वहीं अब खबरें आ रही है कि यमन में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन का कहना है कि एसटीसी संगठन जो है उसके जो सबसे बड़े ग्रुप के लीडर हैं अल जुबैदी, वह सोमालीलैंड के रास्ते होते हुए यूएई भाग चुके हैं और उसे अपने जान का ख़तरा है सऊदी अरब की तरफ से, क्योंकि सऊदी अरब की फ़ोर्स जिस तरह से यूएई पर हमले कर रही है, इससे यूएई काफ़ी इस वक्त सख्ते में आ गया है। आपको बता दें कि सऊदी अरब और यूएई के संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं और दोनों पड़ोसी मुल्क हैं। वहीं इस वक्त सऊदी अरब और यूएई के बीच अच्छे खासे व्यापारिक संबंध भी हैं, जिसमें सऊदी अरब और यूएई के बीच $30 बिलियन के ट्रेड आपस में चल रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारे इतने बड़े व्यापार के बीच इन दोनों का आपस में लड़ना ये काफ़ी समझ से बाहर है। लेकिन कुछ जानकारों का कहना है कि सऊदी अरब और यूएई का यमन में आमने सामने होना इस बात की दलील नहीं है कि यह आपस में जो ट्रेड हो रहे हैं, जो इनके व्यापारिक संबंध है, ये आपस में तोड़ देंगे, क्योंकि इससे दोनों देशों का काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है और इन्हें फिर किसी और देशों पर निर्भर होना पड़ेगा, जो कि एक अरब देशों के लिए अच्छा नहीं होगा। और ये दोनों देश शायद इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। शायद इसीलिए अभी तक इन दोनों देशों ने इस चीज़ पर नहीं लाया है कि इन दोनों के बीच ऐसी बातें हों कि अब ट्रेड भी इन दोनों देशों के बीच बंद हो जाए। इससे पूरे अरब देश पर काफ़ी बड़ा असर पड़ सकता है। हाँ, इनके यमन में जो अलग अलग समर्थित ग्रुप हैं उनमें लड़ाई चल रहा है, लेकिन अभी तक इनके ट्रेड पर अभी तक कोई असर नहीं पड़ा है, ये कहा जा सकता है। और यह एक काफ़ी अच्छा डिसीजन है। अगर इस तरह की चीज़ें फ्यूचर में अगर होता है तो इससे दोनों ही देशों को काफ़ी बड़ा नुकसान होगा और दोनों देश कमज़ोर भी हो सकते हैं, क्योंकि आपस में लड़ना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ थी सऊदी अरब और यूएई के बीच में कि उन्होंने अपने ट्रेड को जारी रखा, भले ही यमन में दोनों अपने अपने समर्थन के साथ एक दूसरे के आमने सामने हैं और दोनों के बीच अच्छी खासी लड़ाई चल रही है और जिसमें सऊदी अरब काफ़ी भारी भी पड़ रहा है यूएई पर। और यूएई ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि वह यमन से अपने समर्थित ग्रुप से अपने समर्थन को वापस ले लेगा और सेना है या फिर उनके लोग हैं उन्हें वह पीछे हटने के लिए कहेगा। यह यूएई की तरफ से बयान आ चुका है, लेकिन इसके बाद भी सऊदी अरब कहीं भी पीछे हटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और लगातार यमन में एसटीसी, यूएई समर्थित एसटीसी पर के ठिकानों पर हमले कर रहा है। सऊदी अरब का मानना है कि अगर यूएई समर्थित एसटीसी यमन में अपने पंजे गड़ाते हैं तो इससे इज़राइल भी काफ़ी मजबूत होगा। लेकिन इसके बावजूद भी यूएई अरब का एक ऐसा देश है जो अंदर ही अंदर इज़राइल के साथ बड़े ट्रेड कर रहा है और इज़राइल से अपने मिलिट्री संबंध तक स्थापित किए हुए है। यह सऊदी अरब के लिए काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि
सऊदी अरब के इत्तेहाद में कोई ऐसा देश जो इज़राइल के काफ़ी करीब हो, वह यूएई इस वक्त है। और इससे सऊदी अरब शायद अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खफा भी है, क्योंकि सऊदी अरब ये भी जानता है कि इज़राइल इस वक्त यूएई और यमन के करीब अपने नए सैन्य ठिकाने और एयरबेस लगाने की फिराक में है। अरब यूनाइटेड देशों के बीच इज़राइल का कोई नया मिलिट्री बेस न कायम हो और ना ही कोई ऐसा देश खुलकर सामने आए जो सऊदी अरब से सीधे तौर पर टक्कर ले ले, और कहीं ना कहीं यह सऊदी अरब का सबसे बेहतरीन डिसीज़न है। वहीं अभी इस वक्त सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ भी बहुत बड़े बड़े मिलिट्री डील्स पर सिग्नेचर किए हुए हैं, जिससे उसे अब पाकिस्तानी आर्मी के भी हिमायत हासिल है, जिससे सऊदी अरब कोई भी बड़ी जंग अगर किसी भी देश से लड़ता है तो उसमें पाकिस्तान को खुलकर सऊदी अरब का साथ देना होगा। ये एक सऊदी अरब और पाकिस्तान के एग्रीमेंट के तौर पर है, जिसमें सऊदी अरब कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्कों में एक ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार भी है। और अगर सऊदी अरब पर कोई भी बड़ी आफत आती है या कोई भी देश खुलकर हमला करता है तो पाकिस्तान सऊदी अरब के इत्तेहादी होने के नाते उसे अपने परमाणु बम इस्तेमाल करने का हक भी मिल सकता है, जो सऊदी अरब के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, जिससे कोई भी देश खुलकर सऊदी अरब की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। वहीं यूरेशिया में यूरोप और एशिया के बीच में पड़ने वाला तुर्की भी इस वक्त सऊदी अरब से काफ़ी मिलिट्री एग्रीमेंट्स कर रहा है और काफ़ी अपने ड्रोन्स, हथियार और अपग्रेडेड हथियार सऊदी अरब को बेच रहा है, जिससे सऊदी अरब काफ़ी मजबूत हो रहा है। कहीं ना कहीं अमेरिका को मिडिल ईस्ट से कहीं ना कहीं सऊदी अरब भी अब अपनी निर्भरता अमेरिका से कम करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अमेरिका से वह पूरी तरह से तो अपनी निर्भरता को कम नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका इस वक्त दुनिया में अपने आप को सुपर पावर के तौर पर स्थापित कर चुका है और वह बार बार ऐसे चीज़ों को दिखा रहा है कि जिससे वह अभी भी एक सुपर पावर देश है, और वह अपने इस टाइटल को किसी भी देश को छीनने नहीं देना चाहता है। अमेरिका ख़ास तौर से अपने सुपर पावर वाले टाइटल्स को, जो इस वक्त बड़े दावेदार चीन और रूस उभर कर अमेरिका के सामने आकर खड़े हो चुके हैं, इससे अमेरिका को साफ अंदाज़ा हो गया है कि उसके सुपर पावर वाले टाइटल अब काफ़ी ख़तरे में है। इसी को अमेरिका इस वक्त बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कैप्चर करने के बाद वेनेजुएला पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है, और वह यह दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि अभी भी उनका वर्चस्व बना हुआ है और वह अभी भी सुपर पावर है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने आगे यह भी चेतावनी दिया है कि वेनेजुएला की तरह वह हमले करके उन पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने उन देशों के नाम भी गिनाए हुए हैं, जिसमें कोलंबिया, मैक्सिको और ईरान और ग्रीनलैंड जैसे देश शामिल हैं। अमेरिका की इन बार बार दिए जाने वाली धमकियों के बाद अब तो कई देश खुलकर अमेरिका से खौफ खाने लगे हैं। वहीं वेनेजुएला जिन देशों के सपोर्ट से चल रहा था और जिन देशों का हाथ वेनेजुएला के ऊपर था, इंटरनेशनल तौर पर चीन और रूस ने सिर्फ एक जुबानी विरोधी दर्ज कराया है, जो वेनेजुएला को बचाने के लिए काफ़ी नहीं है। अगर अब चीन और रूस खुलकर सामने नहीं आते हैं तो उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि वह अमेरिका के हाथों बहुत बड़ी जंग के शिकार होने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से रूस और चीन को अपने टारगेट पर ले रहा है इनडायरेक्टली तौर पर, क्योंकि वेनेजुएला जो तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश दुनिया में है और सबसे ज़्यादा जो तेल वेनेजुएला अपने खपत कर रहा था वह चीन, उसके आयातक सबसे बड़े चीन और रूस ही थे। अगर वेनेजुएला पर अभी कब्जा अमेरिका का हुआ है तो इससे सबसे बड़ा नुकसान रूस और चीन का ही हुआ है, क्योंकि अब जो सस्ते दामों पर रूस और चीन वेनेजुएला से तेल खरीद रहे थे वह अब इन दोनों देशों को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अब वेनेजुएला के तेल पर पूरी तरह से अमेरिकी कंट्रोल हो चुका है और अमेरिका अब जिसको चाहेगा तेल बेचेगा, जिसको चाहेगा वह तेल नहीं देगा, और वह अपने हिसाब से कितने मात्रा में किस देश को तेल देना है और किस करेंसी में कितना रेट में देना है यह अमेरिका तय करेगा, न कि वेनेजुएला। एक तरह से अमेरिका ने सभी इंटरनेशनल लॉ को दरकिनार करते हुए और यूनाइटेड नेशन की बड़े बड़े इंटरनेशनल संस्था जो है उन सभी को इग्नोर करते हुए और उन सभी के बातों को अनसुना करते हुए जिस तरह से उसने वेनेजुएला पर कब्जा किया है और आगे भी 3-4 देशों पर कब्जा करने की धमकियां दे रहा है, इससे तो साफ है कि अब अमेरिका की नज़रों में इंटरनेशनल लॉ या यूनाइटेड नेशन के
यूएनएससी की कोई अहमियत ही नहीं रह गई है। और दूसरी तरफ चीन और रूस अमेरिका को इंटरनेशनल लॉ की धमकियाँ दे रहे हैं और यूनाइटेड नेशन में उसे कानूनी तौर पर घसीटने की बातें कर रहे हैं। यह अमेरिका के लिए महज एक मजाक सा बन गया है, क्योंकि अमेरिका को इन सब बातों का अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि यूनाइटेड नेशन, यूएनएससी या कोई भी इंटरनेशनल लॉ या अमेरिका के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर लेगा। तो एक तरह से कहा जाए तो अमेरिका खुद अपने आप में एक इंटरनेशनल लॉ बन चुका है। अगर वह गलत भी करता है तो अमेरिका उसे, लगभग दुनिया के सभी देश अमेरिका के खौफ और उसकी बातों में आकर उस चीज़ को सही मानने पर मजबूर होंगे। भले ही रूस चीन ऐसा ना करे, लेकिन उनके ना करने से कोई फ़र्क भी अब नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर देश अमेरिका से खौफ खाते हैं, क्योंकि अमेरिका एक तरह से अभी भी मुआशी तौर पर काफ़ी मजबूत है और वह ऐसे ऐसे काम कर रहा है जिससे रूस और चीन को काफ़ी नुकसान होने वाला है। दुनिया में दो ही देश थे जो तेल के सबसे बड़े उत्पादक देश थे और सबसे बड़ा निर्यातक देश थे तेल के, चीन और रूस को देने वाले तेल के निर्यातक देश थे, जिसमें वेनेजुएला और ईरान थे। वेनेजुएला को तो अमेरिका ने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है और अब वह अमेरिकी दायरे में है। तो वेनेजुएला से रूस और चीन अब कोई ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं और ना ही उम्मीदें कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें अमेरिका से अब जंग लड़ना होगा। इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि रूस और चीन तैयार होंगे, क्योंकि रूस इस वक्त यूक्रेन के युद्ध में बिजी है और दूसरी तरफ चाइना इस वक्त ताइवान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और कई देशों से घिरा हुआ है, जिनसे चीन के रिश्ते काफ़ी नाजुक बने हुए हैं। वहीं चीन भी अमेरिका से सीधे टक्कर नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि अगर चीन अमेरिका से डायरेक्ट लड़ाई लड़ता है और डायरेक्ट चीन अमेरिका के खिलाफ जंग में उतरता है, चीन को ऐसा लगेगा कि उसके खिलाफ भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और ताइवान जैसे देश चीन के खिलाफ उतर सकते हैं और एक नई जंग छेड़ सकते हैं, जिससे चीन को कई मोर्चों पर जंग लड़ना पड़ेगा। एक तो उसे अपने पड़ोसी देशों से जंग लड़ना पड़ेगा और दूसरी तरफ उसे अमेरिका से बड़ी जंग लड़ने पड़ेंगे। वहीं अब चीन और रूस के पास इस वक्त एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, ईरान। अगर ईरान पर भी अमेरिका जिस तरह से थ्रेट बना रहा है और ईरानी सुप्रीम लीडर अहमद अली खामनेई जो हैं, उन्हें भी अमेरिकी सीनेटर ट्रंप के नाम पर मारने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कभी भी ट्रंप ईरान पर हमला कर सकता है। इजराइल भी कह रहा है कि वह कभी भी अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमले करेगा और उस पर भी कब्ज़ा करेगा और ईरान के तख्त को पलट देगा। तो इससे रूस और चीन में एक डरने वाली बात होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों देशों के हाथों से उसका सबसे बेहतरीन इत्तेहादी, जो तेल का सबसे बड़ा दुनिया में उत्पादक देश था वेनेजुएला, पहले ही हाथ से निकल चुका है। और अब दूसरा ईरान, जो दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है तेल का चीन और रूस को, यह भी अगर रूस और चीन के हाथों से निकलता है तो रूस और चीन काफ़ी हद तक तेल के लिए मोहताज हो जाएंगे। रूस तो कुछ हद तक मैनेज कर लेगा, क्योंकि रूस में काफ़ी मात्रा में तेल पाई जाती है, लेकिन फिर भी रूस को काफ़ी तेल की एक्स्ट्रा ज़रूरतें हैं जो वेनेजुएला और ईरान पूरे करते हैं। लेकिन चीन में उतने तेल शायद नहीं पाए जाते हैं, या चीन के अंदर भी तेल निकलते हैं मगर इतने बड़े मिकदार में नहीं निकलते हैं कि वह चीन की जो खपत है तेल की उसकी भरपाई कर सकें, जिससे चीन, ईरान और वेनेजुएला पर पूरी तरह से निर्भर था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए चीन को अब अमेरिका के खिलाफ बड़े कदम उठाने ही पड़ेंगे ईरान को बचाने के लिए। भले ही रूस खुलकर सामने ना आए, लेकिन चीन को खुलकर अमेरिका के सामने खड़ा होना ही पड़ेगा। अगर चीन इस वक्त ईरान के साथ खुलकर खड़ा नहीं होता है अमेरिका के खिलाफ, तो इससे दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी देश को नुकसान होगा तो वह रूस और चीन को होने वाला है। और बाद में अगर ईरान भी रूस और चीन के हाथ से निकल जाता है तो फिर अमेरिका अगली लड़ाई जो स्टार्ट करेगा वह रूस और चीन के खिलाफ ही लड़ाई स्टार्ट करने वाला है। रूस और चीन को इस बात को समझ लेना चाहिए कि उन पर जंग मुसल्लत किया जाए इससे पहले कि वह जंग लड़ने के लिए मैदान में खुद ही उतर जाएं, और अपने जो इत्तेहादी हैं, जो उनके करीबी देश हैं, जिनसे उनके संबंध अच्छे हैं, उन्हें बचाने के लिए वह उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा हो। जैसे इजराइल के साथ अमेरिका इस तरह से खड़ा होता है कि कोई भी देश इजराइल के खिलाफ बोल नहीं सकता है, और अकेले इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका यूनाइटेड नेशन में वीटो इस्तेमाल करता है और किसी भी हद तक जा सकता है। उसी तरह से अब ईरान के लिए, वेनेजुएला के लिए तो चीन और ईरान ने कुछ किया नहीं, तो अब ईरान के लिए रूस और चीन को कुछ बड़े कदम उठाने ही पड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं आपको बता दूं कि यह
आने वाले 3-4 महीनों में या 1 साल के अंदर ही रूस और चीन के लिए सबसे ख़तरनाक और सबसे बुरे हालातों में से एक हालात हो जाएगा।